जब हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने लग गई, मेरे बच्चे वायरल होने लग गए थे, हम अच्छी अर्निंग करने लग गए थे, तब हमारे कुछ करीबी लोगों से या मुझे कुछ कमेंट्स आते थे, आप अपने बच्चों की मासूमियत को छीन रहे हो, आप अपने बच्चों के थ्रू पैसे कमा रहे हो, स्कूल नहीं भेज रहे हो, उनको पढ़ाई नहीं करवा रहे हो, सिर्फ़ उनको आपने वीडियोज़ के लिए पैदा किया है। देवांशु, तुझे पता है आज सुबह ना मुझे ना स्कूल में ना 10th क्लास के भैया और दीदी मिलने आए थे। अरे यार, इसका तो आज मूड ही नहीं है। दोस्तों, आपने देखा मेरी बहन मुझे रोज ऐसे ही तंग करती है। सबसे पहले तो आपको दिल से नमस्ते और प्रणाम। स्वागत है आपका जोश टॉक में। दोस्तों, आप हमें रोज YouTube में हंसते हुए लड़ते हुए रोज देखते हो ना, लेकिन आज मेरी बहन और मैं ना जोश टॉक में आए हैं आपको अपनी कहानी सुनाने। ये कहानी है उत्तराखंड के दो बच्चों की जो आज अपने YouTube और Instagram के जरिए फेमस है। मैंने अपनी बहन को बोला ना कि मुझे रोज 10th क्लास के दीदी और भैया मिलने आते हैं, रोज मेरे साथ ऐसा ही होता है और बोलते हैं भैया दीदी कि मैं आपके रोज ब्लॉग देखती हूँ। अभी अभी तो हमसे मिलने उर्फी जावेद भी आई थी, हमने तो बहुत मजे किए थे। आपको तो हमारा सिर्फ फेमस होना दिखता होगा, हमारे सब्सक्राइबर दिखते होंगे और हमारे व्यूज दिखते होंगे। आपको पता है मेरी क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और मेरे को बुल्ली करते हैं। कई बच्चे तो मुझे ये भी बोलते क्लास में कि मैं तेरी ब्लॉग में रिपोर्ट मार दूंगा, डिसलाइक कर दूंगा, अनसब्सक्राइब कर दूंगा। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो अपनी प्यारी प्यारी बातें आप तक पहुंचाता हूँ। मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरी बहन ना थोड़ी मूड में नहीं थी, इसलिए उसने आज बातें नहीं करी। लेकिन इसके बहुत सारे बातें आप हमारे ब्लॉग में सुन सकते हो। अब मैं चलता हूँ और अब मेरे पापा आपको आगे की कहानी बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश नेगी है, मैं रुद्रांश और देवांशी का पिता हूँ और मैं आपको सन 2020 की बात बताना चाहता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीज़न था। एक मिडिल क्लास फैमिली में ये एक बहुत बड़ा जोखिम भी होता है। मैं 2 बच्चों का पिता हूँ, घर पे मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे से घर चल रहा है और मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अब नौकरी छोड़ दूँगा और यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ही अर्निंग करूँगा और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बिना माँ-बाप के काटा है। मैं अपने रिलेटिव्स के साथ था, मेरे माँ-बाप ने मुझे पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया था और वहाँ पर कुछ टाइम तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन मैंने फिर महसूस किया कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। जो एक बच्चे को माँ-बाप का प्यार चाहिए होता है, एक बच्चा एक ज़िद करता है, वो करने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लग गया था। वहाँ पर मुझे सपोर्ट तो मिल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बच्चे के लिए जो अपनापन चाहिए होता है, जो एक बच्चा ज़िद करता है माँ-बाप से छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, चाहे मुझे वो मैगी खानी हो या मुझे अपना फ़ेवरेट पराठे खाने हो, वो मैं कहीं न कहीं मिस कर रहा था। मैगी जो कि सभी बच्चों की फ़ेवरेट होती है, तो मेरी भी हुआ करती थी। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया, मेरी दादी मेरे साथ रहती थी, तो मैं शाम के वक़्त मैगी बनाता था और मेरी दादी बाहर देखती थी कि कोई घर पे आ तो नहीं रहा। जैसे ही कोई आता था, मैं झटपट से गैस को बंद करता था और मैगी को छुपा देता था। तो मैगी बनाना भी मेरे लिए स्ट्रगल था, जहाँ मैं रहता था और ये अभी मुझे थोड़ा-सा हँसी आ रही है इस बात को याद करके, लेकिन उस वक़्त मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी रहता था। मुझे हर बात की एक झिझक होती थी कि मैं इसको करूँ या ना करूँ। जैसे मैं अपने फ़ेवरेट टीवी सीरियल नहीं देख पाता था या मैं अपना फ़ेवरेट गेम्स नहीं खेल पाता था। मैं अपने दोस्तों के घर पे नहीं जा पाता था, ना उनको बुला पाता था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा शाई हो गया था, रिज़र्व हो गया था और धीरे-धीरे करके मैं एक्सेप्ट भी करने लग गया था कि शायद मेरे साथ ऐसा ही होगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सब कुछ ये मेरे साथ इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं अपने माँ-बाप के साथ नहीं था। इसी तरीके से मेरा बचपन बीता, अकेलेपन में बीता। साथ में रहते तो थे सब, लेकिन वो अकेला फ़ील तो मैं हमेशा रहता था और धीरे-धीरे करके मेरी 10th क्लियर हुई, मैंने 12th क्लास क्लियर करी और फिर ग्रेजुएशन क्लियर करी। अब बारी आती है नौकरी करने की। क्योंकि मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव से हूँ, तो मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुई है।
मुझे माँ-बाप ने ज़रूर भेजा था एजुकेशन के लिए, बट मैं एक सिंपल से स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पर सिर्फ़ हम लोग हिंदी में बात करते थे और हिंदी पढ़ते थे। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी स्ट्रगल फ़ेस किया क्योंकि मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मुझे हर जगह पे फेलियर फ़ेस करना पड़ता था। उसके बाद मैंने अपने पे काम किया, मुझे एक जॉब मिली, मेरी पहली तनख्वाह थी ₹7,000 और मैं बहुत खुश हुआ था। उस पैसे से नहीं, मैं खुश हुआ था कि मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ। मैंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाई और उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत अपना बचपन भी जिया, जो मैं हमेशा चाहता था। मैं अपनी लाइफ़ के साथ आगे बढ़ रहा था, कभी मैं खुश होता था, कभी दुखी होता था, लेकिन मुझे हमेशा मेरी बचपन की यादें ना हॉन्ट करती थी, मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। मेरी कुछ टाइम बाद मेरी शादी हुई और मैं काफ़ी खुश हो गया था। मुझे लगा कि अब लाइफ़ बहुत अच्छी हो गई है और हो भी रही थी। मेरी नौकरी अपडेट हुई, मुझे अब 25,000 मिलने लग गए थे पर मंथ। मेरा बेटा हुआ रुद्रांश। ओके, सन 2020 में हम दोबारा से आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं अपनी वाइफ़ और अपने बेटे के साथ वीडियोज़ बनाने लग गया, जो मुझे बचपन से भी मेरा शौक था, जैसे वीडियोज़ बनाना, कुछ क्रिएटिविटी करना। तो मैं अपनी वाइफ़ के साथ, अपने बेटे के साथ, जैसे हम उत्तराखंड से हैं, तो अपने अपने कल्चर वीडियोज़ हम बनाते थे, फूड वीडियोज़ बनाते थे, गेम्स खेलते थे, प्रैंक्स करते थे। हमें कभी 200 व्यूज़ मिलते थे, कभी 10 मिलते थे, कभी 20 मिलते थे। मैंने किसी को कहा नहीं कि मुझे सब्सक्राइब करो, या मैंने किसी को अपने वीडियोज़ के लिंक नहीं भेजे थे। मैं खुश था कि मुझे पता था कि टाइम लगता है चीज़ों में। मैं इतना मैच्योर हो चुका था क्योंकि मैं एक पिता बन गया था। एक दिन मेरी वाइफ़ ने मुझे गुड न्यूज़ दी, जो कि जिसे सुन कर के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम फिर से माता-पिता बनने वाले थे और मेरे आँखों में आँसू थे और मैं बहुत खुश हो गया था। हम हर दिन कुछ न कुछ रिकॉर्ड करते थे। मेरी वाइफ़ 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। हम हर मंथ कुछ रिकॉर्ड करते थे कि हमारे एक्सपीरियंस कैसे जा रहे हैं और कैसे प्रेगनेंसी में मैं ख़्याल रख रहा हूँ, मेरी वाइफ़ अपना ख़्याल रख रही है और रुद्रांश कितना एक्साइटेड है अपने आने वाले भाई या बहन के लिए। 2020 में ही आई थिंक कोविड आया था। कोविड आया, लॉकडाउन आया और अनाउंसमेंट हुई कि अब कोई भी ऑफ़िस नहीं आएगा। सभी लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर से काम करेंगे। जब मेरी वाइफ़ 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो हम एक हॉस्पिटल में गए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कि अभी सब कुछ कैसा है, हमारा बेबी कैसा है। तो हमें कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं मिला क्योंकि उस वक़्त इन्फेक्शन चारों तरफ था, तो हमको हर जगह मना कर दिया। हॉस्पिटल में मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे और मेरी वाइफ़ को। मेरी वाइफ़ थोड़ा शर्माती है, वो बोल नहीं पाती है, बट मैं अंदर ही अंदर से डर भी रखा था, बट वो डर मैं अपनी वाइफ़ को अपनी आँखों में नहीं दिखाता था क्योंकि मैं उसको हिम्मत देना चाहता था। मैंने फिर फैसला लिया कि हमें कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत हो सकती है हमारे आने वाले बेबी के लिए क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी जान पे बात आ सकती है क्योंकि कोविड के कारण से चारों तरफ इन्फेक्शन फैल रहा था। हमने डिसाइड लिया कि हम लोग अब अपने गाँव जाएँगे। मैं हर साल जाता हूँ, बट उस समय हम थोड़ा-सा अलग मकसद के लिए जा रहे थे कि अब हमारा जो बेबी होगा, वो बच्चा होगा, वो उत्तराखंड में ही होगा, चाहे जो भी हो, अपनी जन्मभूमि हम लोग जाएँगे। उसके बाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक टर्निंग पॉइंट आया, मेरी देवांशी का जन्म। रात के 12-1 बजे थे क्योंकि गाँव में तो रात को 8 बजे के बाद काफ़ी लेट माना जाता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, सन्नाटा होता है। मेरी वाइफ़ को अचानक से दर्द हुआ पेट में, उसने मुझे कहा और मैं बहुत ज़्यादा शॉक भी हो गया था, खुश भी था, लेकिन साथ ही साथ बहुत डर भी गए थे हम लोग। और मैंने तुरंत अपना कैमरा पकड़ा, इसीलिए नहीं कि बस मुझे वीडियोज़ बनाने की लगी हुई थी। ये ह मैंने और मेरी वाइफ़ ने 6-7 महीने पहले ही डिसाइड किया था कि हम अपनी जर्नी दिखाएँगे। मेरी वाइफ़ अपना काम कर रही थी ईमानदारी से और मैं अपना काम कर रहा था ईमानदारी से, क्योंकि यही हमारा भविष्य भी है हमारे बच्चों के लिए। तो मैंने जितनी भी हमारे हमारे उत्तराखंड में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, तो बिना अस्पताल की मदद के जो बूढ़ी दादियाँ होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो मदद करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। और मैं यही चीज़ अपने वीडियोज़ के माध्यम से दिखाना चाहता था कि किस तरीके से एक रिमोट एरिया में, जहाँ पर अस्पताल आस-पास नहीं है, ना ही रोड की सुविधा है, वहाँ पर प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी होती है। मैंने वो पूरी जर्नी दिखाई अपनी बेटी की जन्म का, और एक ही वीडियो में हमने वो जन्म दिखाया, किस तरीके से उसका मतलब लड़की है या लड़का है, हमने वो रिवील किया, उसका फेस रिवील किया। जब मैंने ये वीडियो डाला दुनिया के लिए, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। कई लोगों के कमेंट्स तो ऐसे थे कि उनके गूज़बम्प आ गए थे। उन्होंने इस वीडियो को 50 बार देखा है कि ये जो हम सिर्फ़
देखते थे, जो अपनी दादियों से सुनते थे, अपनी माँ से सुनते थे, आज उन्होंने ये ब्लॉग्स के थ्रू अपने टीवी में देखा या मोबाइल में देखा है। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात थी। बट दोस्तों इसी बीच ना, क्योंकि हमारे उत्तराखंड का कल्चर ज़रा अलग होता है, तो कई लोगों को शायद वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी आने लग गए कि आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, इन्फेक्शन हो सकता है, आप कैसे माँ-बाप आप कैसे सास-ससुर हैं या आप कैसे पति हैं, बस आपने बच्चा पैदा करने के लिए आप वहाँ पर ले गए गाँव में, आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। बट ये मेरे दिल को पता है, मुझे पता है, मेरे माँ-बाप को पता है कि हमने कितना ध्यान रखा है राशि का, और गाँव में जितना ध्यान दिया जाता है, हमने उसका भी 1000% और ज़्यादा ध्यान दिया। सितंबर 2020 में ही मेरे 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो गए थे और ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था। दोस्तों लोगों को स्ट्रगल मिलता है जब वो काम करते हैं। मुझे सक्सेस मिलने के बाद स्ट्रगल हुआ, जब मेरा यूट्यूब सक्सेस हो गया था ना, तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन में तो सभी लोग साथ में थे, हम लोग मिल-जुल करके वीडियोज़ बनाते थे, लेकिन उसके बाद मुझे अपने बच्चे की बेटर एजुकेशंस के लिए दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि हमारा घर वहाँ पर है। तो यहाँ पर जब मैं शहर में आ चुका था, तो क्योंकि मेरी जो ऑडियंस थी यूट्यूब की, वो एक तरफ़ा हो गई थी, उनको पहाड़ी वीडियोज़ ज़्यादा पसंद आते थे। तो मुझे दिल्ली में आकर के थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे थोड़ा-सा जैसे व्यूज़ मुझे पहले मिलते थे, मुझे अब वो नहीं मिल रहे थे। लोग मुझे जज करने लग गए थे, अरे ये तो अब आगे बढ़ गया है, पैसे कमा रहा है, इसीलिए दिल्ली आ गया है और इसको तो बस अब चश्मा पहनना है। मैं जब चश्मा पहनता था ना, तो लोग मुझे कहते थे ये तो पहाड़ी है और दिल्ली में आकर के ये चश्मा पहनने लग गया है। जबकि किसी को पता ही नहीं था कि मेरा बचपन पूरा दिल्ली में गुज़रा है और दिल्ली मेरे दिल में है। मैं अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करता हूँ, बट दिल्ली मेरा कर्म भूमि है, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। दिल्ली आने के बाद मैंने यूट्यूब को कंटिन्यू करा और अपना इंस्टाग्राम भी मैंने शुरू किया। पहले तो जस्ट वो एक पर्सनल पेज था, लेकिन मैंने उसको पब्लिक बनाया। कहीं न कहीं मुझे पता था जब सक्सेस मिलती है तो वो डाउन भी ज़रूर होती है। तो दिल्ली में आकर के जो मेरा यूट्यूब था वो थोड़ा-सा डाउन हो गया था। मुझे ये चीज़ का पहले से ही पता था, इसलिए मुझे ज़्यादा दुःख नहीं हुआ, मैं अपनी मेहनत कर रहा था। मुझे जब यूट्यूब पे कम व्यूज़ आने लग गए, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि तुझे नौकरी करनी चाहिए थी, तूने नौकरी क्यों छोड़ी? तू ऐसे घर पे क्या करेगा? तूने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। ये यूट्यूब तो परमानेंट नहीं है, ये एक दिन बंद हो जाएगा, जैसे बाकी चैनल्स हो रखे हैं, कई एप्लीकेशंस बंद हुई थी, तो यूट्यूब भी एक दिन बंद हो जाएगा और आप फँस जाओगे। अ, 1-2 बार 1-2 बार मेरी माँ ने ही बोला था कि नौकरी बहुत ज़रूरी है, और उस वक़्त मुझे भी लगा कि हाँ यार, मुझे शायद करनी चाहिए। मैंने नौकरी ढूँढना भी शुरू कर दिया था। बट दोस्तों फिर मैंने ना अपने आप से एक सवाल किया कि इस दुनिया में परमानेंट क्या है? इस दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है। हमारी जो दिल की धड़कनें हैं, वो भी परमानेंट नहीं है, ये दुनिया भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जहाँ मैं नौकरी करता था, वो ऑफ़िस भी एक दिन बंद हो सकता है। तो मैंने अपने आप को एक विश्वास दिलाया कि जो मेरी यूट्यूब जर्नी है, मुझे ये कंटिन्यू करनी चाहिए, इसमें स्ट्रगल आ रहा है, मुझे इसको फेस करना चाहिए। मैं ये समझ गया था कि मुझे जो ऑडियंस चाहिए वो एक तरफ़ा नहीं चाहिए, मुझे हर जगह से, हर स्टेट से मुझे ऑडियंस चाहिए, हर जगह से मुझे प्यार चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं सब कुछ बच्चों के लिए कर रहा था। अब मुझे बच्चों का हाथ पकड़ कर के आगे बढ़ना था। मैंने डिसाइड किया कि मैं इंस्टाग्राम को एक बहुत बड़े लेवल में ले जाऊँगा, जहाँ पर मेरे बच्चों को पूरी दुनिया जाने। मुझे आज भी याद है, मेरे बेटे का पहला वीडियो जो था, मम्मी ने थप्पड़ क्यों मारा, वो मिलियंस क्रॉस हो गया था, और मुझे उस दिन एहसास हो गया था कि बस अ, अब मैं इस चीज़ को छोड़ूँगा नहीं। हमने केदारनाथ की यात्रा करी, और मैंने वो केदारनाथ की यात्रा जस्ट वीडियोज़ के लिए नहीं करी थी। मैंने 1 महीने पहले से ही अपने बच्चे को समझाया, सिखाया कि केदारनाथ कैसे बना, किसने बनाया, वहाँ पर पूजा क्यों होती है, उसकी हिस्ट्री मैंने अपने बच्चे को बताई। उसके 1 मंथ बाद मैं अपने बच्चों को केदारनाथ ले गया, वो भी पैदल। बहुत ही कम सफ़र था केदारनाथ का, जो उन्होंने गोद में किया, बाकी मेरे बच्चों ने पैदल वो यात्रा करी। और जो वीडियोज़ हमने केदारनाथ के बनाए, मेरे बेटे ने, वो इतने वायरल हुए कि सभी न्यूज़पेपर में उसको हाइलाइट किया गया कि एक छोटा बच्चा रुद्रांश नाम का, वो केदारनाथ में अलग-अलग चीज़ें दिखा रहा है, और केदारनाथ यात्रा को सभी लोगों को दिखा रहा है, और क्या उसके डायलॉग्स थे, कैसे वो बोल रहा है, पूरे न्यूज़ चैनल ने उसको कवर किया था। और मेरी खुशी का उस वक़्त ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं यही चाहता था कि मेरे बच्चे को दुनिया जाने। हमने ज़ीरो से शुरू किया था, और आज मेरे इंस्टाग्राम पे हमको मिलियंस व्यूज़ आते हैं। हमारे कुछ वीडियोज़ में तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। अब वो सिर्फ़ वायरल नहीं है,
लोग उनसे दिल से जुड़े हुए हैं। हमें टीवी इंडस्ट्री से मैसेजेस आते हैं, हमें लोग मिलने के लिए आते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो हमारे घर पे मिलने के लिए आते हैं, मेरे बच्चों से मिलते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि उनके नाम से मुझे पहचाना जाता है कि आप रुद्रांश के पापा हो, आप देवांशी के पापा हो, मुझे आपके साथ फ़ोटो क्लिक करनी है, मुझे आपके बच्चों से मिलना है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे। जब हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने लग गई, मेरे बच्चे वायरल होने लग गए थे, हम अच्छी अर्निंग करने लग गए थे, तब हमारे कुछ करीबी लोगों से या मुझे कुछ कमेंट्स आते थे जो मेरे दिल को थोड़ा हर्ट करते थे। जैसे कि आप अपने बच्चों की मासूमियत को छीन रहे हो, आप अपने बच्चों के थ्रू पैसे कमा रहे हो, आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हो, उनको पढ़ाई नहीं करवा रहे हो, सिर्फ़ उनको आपने वीडियोज़ के लिए पैदा किया है, आप उनको यूज़ कर रहे हो अपने बच्चों को, और आप अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इन सब का जवाब मैं आपको यही देना चाहता हूँ कि एक माता-पिता को पता होता है कि उसके बच्चे के लिए सही क्या है और गलत क्या है। मेरे बच्चे आज जो भी कर रहे हैं वो कई लोगों का सपना है, और मुझे लगता है कि जिन लोगों के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं मेरे बच्चों को लेकर के, वो कभी अपने बच्चों के साथ समय बिताते ही नहीं हैं। मैंने अपने बच्चों के साथ अपना जीवन जिया है और जी रहा हूँ और हमेशा जीता रहूँगा, और जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही प्राउडली कर रहे हैं। उन लोगों को जवाब मिल गया होगा मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, जोश टॉक के इस मंच पर खड़े देखकर। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि दोस्तों इसने हमको सिर्फ फेमस ही नहीं किया है, इसने हमको लग्ज़रीज़ दी है। जब मैं नौकरी करता था, मेरी बस इतनी सैलरी थी कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ़ स्कूल भेज पाता और हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ़ बिताते। बट आज मैं अगर मुझे एसी की ज़रूरत है तो मैं एसी खरीद लेता हूँ। मुझे अगर कहीं पर घूमने जाना है तो मैं वहाँ पर जा पाता हूँ। हम गोवा गए, हम लक्षद्वीप गए हैं। अगर मैंने ये रिस्क नहीं लिया होता नौकरी छोड़ने का और यूट्यूब पे आने का, तो शायद मैं अपने बच्चों को आज बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता, अच्छी स्कूल में नहीं डाल पाता और उनकी ख्वाहिशें ज़्यादा पूरी नहीं कर पाता। यूट्यूब पे मैंने अर्निंग 10,000 से शुरू करी थी और आज मैं 1 लाख के आसपास अपने परिवार के लिए अर्न कर पाता हूँ। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी कहानी से लोगों को ये कहना चाहता हूँ या मोटिवेट करना चाहता हूँ, स्पेशली जो छोटे शहरों से आते हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिली या बच्चों को कहना चाहता हूँ कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आपके सपने हैं तो देखो और एक स्टेप आगे लो। अगर आप फेल हो जाओगे कोई बात नहीं, अपने फेलियर से एक नई चीज़ सीखो, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होंगे ना तो आप सीख नहीं पाओगे। ये मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, ये मैं कर चुका हूँ। मैं बहुत फेल हुआ हूँ लाइफ में और अभी आगे भी होऊंगा, और मैं उस चीज़ से सीखूंगा और उसको क्रैक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ जोश टॉक को। मैं वैसे अपने वीडियोस के थ्रू आपसे रोज़ मिलता रहता हूँ, लेकिन जोश टॉक ने मेरी कहानी को दुनिया तक रखा है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच जोश टॉक, है ना, हमें मंच में इन्वाइट करने के लिए। तो अभी आपने सुनी उत्तराखंड के एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी, जहाँ पे 2 छोटे बच्चे अपनी हर दिन की खट्टी मीठी प्यारी प्यारी बातें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और आप सबको खुश करते हैं। जब मैंने पहली बार इनकी वीडियोस देखी तो मैं शॉक थी कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई कैसे कैमरे पे बात कर सकता है, कोई कैसे ब्लॉग बना सकता है। और फिर मैंने इनके पिता को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। हमारी टीम ने जब रिसर्च किया और इनके पिता से लंबी बातचीत की, तब हमें पता चला कि इसके पीछे कितनी लंबी संघर्ष की कहानी है। ये हर उस पिता की कहानी है, ये आपकी कहानी है, हमारी कहानी है, जिसके माता पिता अपने बच्चे को फेमस करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और उनको जीवन की तमाम खुशियां देना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो कहानी अभी आपने देखी है ये आपको पसंद आई होगी और ये आपको अपने जीवन में एक रिस्क लेने का हौसला जरूर देगी। इस टॉक को क्यूरेट किया था मैंने, कैमरे के पीछे हैं विशाल कपूर और इसको एडिट किया है धर्मेंद्र कुमार ने और इसको YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं राहुल।